हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका वेदिकल फाउंडेशन में, जहां पर हम क्लास 9th और 10th के मैथ और साइंस के कंसेप्ट को काफी इजीली एक्सप्लेन करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन समझाया था। आज हम इसी वीडियो को कंटिन्यू करने वाले हैं। देखो, लास्ट क्लास में हमने एक्सटी ग्राफ पढ़ा था, मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ को समझाता है। आज की वीडियो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को समझेंगे। तो सबसे पहले एक बात बताता हूं, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि एक से लेके 2-3 क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक से जरूर मिलेंगे। और आगे काइनेमेटिक जो क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं ना, जो मैंने आपको बताया भी है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो भी हम इसी ग्राफ की हेल्प से ही ड्राइव करेंगे। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे क्या, कई सारे मोशंस को समझेंगे वीटी कर्व में। दूसरी चीज, हम सबसे पहले इसमें एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं वो भी समझेंगे। और तीसरा, इससे हम इससे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है वो भी हम समझने वाले हैं। तो देखो, इस टॉपिक से आज की वीडियो से 2-3 क्वेश्चंस तो गारंटीड आते हैं। इसके अलावा जो डेरिवेशंस है ना, वो भी इसी को समझने के बाद ही आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीटी कर्व। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है क्या है, ऐसा ग्राफ जिसमें हम ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के बारे में पता करते हैं जैसे जैसे टाइम बढ़ता है। उस ग्राफ को क्या कहते हैं, वीटी ग्राफ। इसमें जो ग्राफ होता है ना, इस ग्राफ में याद रखना, जो एक्स एक्सिस होता है यहां पर हम टाइम से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो वाई एक्सिस होता है इसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की। अगर मान लेते हैं हमारे पास एक मोशन है जो क्या है, यूनिफॉर्म है। और यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम पे कवर करे, ऐसे मोशन को क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। इसमें जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो याद रखना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो यूनिफॉर्म मोशन होता है बिल्कुल पैरेलल होता है टाइम के। देखो, एक्सटी ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ दोनों ग्राफ में ना, याद रखना, जमीन आसमान का अंतर है। वहां पर एक्सटी ग्राफ में रेस्ट का ग्राफ बना था ऐसा, यूनिफॉर्म मोशन का बना था स्ट्रेट लाइन, कुछ इस तरीके से मूव करा था। यहां पर यूनिफॉर्म मोशन में वीटी कर्व में टाइम का एक्सिस कर्व बनता है। तो यहां पर रटना नहीं है, समझना है क्या, कि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मतलब टाइम बढ़ता जाएगा, वेलोसिटी की वैल्यू सेम रहेगी। तो ऐसे मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो ध्यान से समझो, ग्राफ में भी तो यही है, वेलोसिटी की वैल्यू बार बार क्या है, चेंज हो ही नहीं रही है, सेम है, टाइम लेकिन बढ़ रहा है। तो ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ठीक है, तो ये लर्न करना है, समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे अगर मान लो मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो, तो मोशन अगर नॉन यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है क्या, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि भाई जो मोशन है ना, वो उसमें जो वेलोसिटी है वो बार बार क्या हो रही हो, वेरी हो रही हो। देखो, अगर वो वेरी हो रही है ना, वो भी 2 टाइप की हो सकती है, ध्यान से समझना। क्या, एक तो हो सकती है यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन। देखो, ये एक नया कंसेप्ट है, ध्यान से समझा, अभी तक मैंने आपको बताया नहीं है। यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन का मतलब क्या होता है, अगर सेम मतलब कांस्टेंट एक्सिलरेशन से मोशन हो रहा हो तो ऐसे मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन। मतलब क्या है, जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज इक्वल तरीके से हो रही हो इक्वल टाइम पे। ध्यान से समझना, मतलब अगर मान लेते हैं पहले सेकंड पे ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है ना वो 5 मीटर पर सेकंड थी, दूसरे सेकंड पे उसकी स्पीड कितनी होगी, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, तीसरे सेकंड पे 15। तो मतलब अगर उसका जो चेंज है, वेलोसिटी का जो चेंज है, बिल्कुल इक्वल हो रहा हो टाइम के अकॉर्डिंग, तो ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन कहते हैं। ठीक है, और अगर मोशन मान लेते हैं क्या, अगर मोशन जो है एक्सिलरेटेड जो है वो कांस्टेंट नहीं है, मतलब वेलोसिटी की जो वैल्यू चेंज हो रही है ना, वो ग्रेजुअली चेंज हो रही है, कभी कुछ हो रही है कभी कुछ हो रही है, मतलब उसके पीछे कोई पैटर्न नजर नहीं आ रहा, उसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन। तो यहां पर देखो, 2 टाइप के मोशंस होते हैं। एक तो यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन, मतलब जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही हो इक्वल टाइम के अकॉर्डिंग, बिल्कुल इक्वल तरीके से, ऐसे मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन। इसमें चेंज का मतलब क्या है, इसमें चेंज का मतलब ये है क्या, कि वेलोसिटी
इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। इंक्रीज डिक्रीज मतलब ध्यान से समझो, एक्सेलरेशन सेम है, एक्सेलरेशन कितना है, कांस्टेंट है यहां पर भी और यहां पर भी, लेकिन हमें पता है अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है तो वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। अगर वेलोसिटी की वैल्यू इक्वल तरीके से, अगर इक्वल वेलोसिटी की जो वैल्यू है इक्वल तरीके से क्या हो, चेंज होते हो अकॉर्डिंग टू टाइम, ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड। अगर वेलोसिटी इंक्रीज ही हो रही है तो याद रखना इसमें जो ग्राफ बनता है वेलोसिटी टाइम का वो कैसा बनता है, स्ट्रेट, इस तरीके से। मतलब देखो यहां पर टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब मोशन जो है नॉन यूनिफॉर्म है। इसके अंदर भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, क्यों, क्योंकि वो स्ट्रेट तरीके से बढ़ रही है, मतलब इक्वल वेलोसिटी जो चेंज हो रही है इक्वल टाइम के अकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, अगर मोशन में वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, लेकिन बात कंडीशन कैसी है, मोशन एक्सेलरेटेड मोशन ही है, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज तो हो रही है बट वो यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है, उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है। तो ऐसे मोशन में याद रखना वीटी ग्राफ कैसे बनता है, कुछ इस तरीके से बनता है। तो ये याद रखना, वेलोसिटी जब इंक्रीज होती है, मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है तो स्ट्रेट इस तरीके से, देन ऐसे। तो दोनों में अगर तुम्हारे को याद आ रहा हो, जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है एक्स केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज है एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। अब देखो अगर यहां पर इस वाले केस में देखो वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन सोचो क्या होगा, सिंपल है, जीरो ही होना चाहिए। क्यों भाई, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि वेलोसिटी में कितना चेंज आया पर यूनिट टाइम, उसे तो कहते हैं एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो चेंज कितना आया, जीरो, एक्सेलरेशन भी कितना होगा, जीरो। दोनों के केस में, इन दोनों के केस में याद रखना एक्सेलरेशन है कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब है 10 है तो 10 रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा, लेकिन एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव हुआ, अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ रही है तो मोशन ऐसे बनेगा, घट रही है तो कुछ इस तरीके से बनेगा। इसका एक और मैं ग्राफ यहां पर बना सकता हूं, यहां पर ग्राफ जरूरी नहीं है कि जीरो से, ओरिजिन से स्टार्ट हो, ग्राफ कहां से स्टार्ट हो सकता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट की इनिशियली कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी, मान लेते हैं वो वेलोसिटी कितनी थी, u, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया उसकी वेलोसिटी बढ़ती गई। ठीक है, अब यहां पर यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है, इसे देखते हैं। तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ऑब्जेक्ट कैसे भी रैंडमली मूव कर रहा हो, कैसे, जैसे इस तरीके से मूव कर रहा हो या इस तरीके से मूव कर रहा हो, ऐसे को क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। गॉट इट। इसके बाद में मैं यहाँ पर एक दो क्वेश्चन देता हूं आपको इस ग्राफ के बेसिस पे, चाहे वो एक्सटी हो चाहे वो वीटी हो, आपको समझना है क्या ये मोशन या ये ग्राफ पॉसिबल है। ठीक है, तो अगर ये समझ में आ गया तो उसके बाद एक क्वेश्चन देता हूं यहां पर, ध्यान से समझना, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ वीटी ही है, ठीक है, अगर कोई मोशन कुछ इस तरीके से मूव करा, तो ये बताओ क्या ये मोशन पॉसिबल है, मतलब पहले वेलोसिटी बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है, हाँ ये तक तो ठीक है, लेकिन देखो ध्यान से, एक ही टाइम पे ऑब्जेक्ट की तीन तीन वेलोसिटी है, क्या ये हो सकता है, नहीं। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखना कि टाइम क्या दोबारा तो नहीं आ रहा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं, ये बता सकते हैं कि भाई ये जो क्वेश्चंस है वो अच्छा है, वो पॉसिबल है, सॉरी। तो ये याद रखना ये जो ग्राफ है वो पॉसिबल है ही नहीं किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के लिए। ठीक है, अब हम समझेंगे इस वीटी कर्व से एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं कि हम एक्सेलरेशन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वीटी कर्व से। देखो अगर तुम्हारे को याद आ रहा है कि हम इस एक्सटी ग्राफ में वेलोसिटी को या स्पीड को कैसे कैलकुलेट करते थे, तो आराम से तुम एक्सेलरेशन का भी समझ सकते हो। वहां पर हम किससे हेल्प करते थे, स्लोप से। तो यहां पर ध्यान से समझो, अगर मान लेते हैं कोई ग्राफ कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, लेट कर लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है u, और लास्ट में जाते जाते इसकी वेलोसिटी v हो जाती है। तो आपको ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना है। एक्सेलरेशन निकालने का सबसे बेस्ट फॉर्मूला क्या है, स्लोप ऑफ
वीटी कर्व। जैसे वहां पर क्या था, वेलोसिटी या स्पीड निकालने का क्या फॉर्मूला था, स्लोप ऑफ एक्सटी कर्व था ना। तो इस लाइन का तुम्हारे को क्या निकालना है, बस स्लोप निकालना है। तो ध्यान से समझो, हमें पता है, मान लेते हैं 2 पॉइंट ले लेते हैं, ये और ये। लेट सपोज कर लेते हैं t1 टाइम पे इसकी वेलोसिटी v1 थी, t2 टाइम पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v2 थी। तो क्या फॉर्मूला होगा, v2 माइनस v1, t2 माइनस t1। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये vt कर्व है, ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कैसे चला, कुछ इस तरीके से चला, और कुछ नहीं दे रखी। मैं यहाँ पर अब एक सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता हूँ तुमसे। ये टाइम पहले तो सेकंड में दे रखा है और इसे मीटर पर सेकंड में दे रखा है। यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है, ये वाला सॉरी टाइम जो है वो 5 सेकंड का है, और ये जो वेलोसिटी है वो दे रखी है कितनी, 20 मीटर पर सेकंड। तो एक्सेलरेशन निकालना है। अब तुम सोचोगे भाई इसमें तो एक ही पॉइंट दे रखा है, वो ये एक और भी तो दे रखा है, क्या ये, मतलब इनिशियल पॉइंट इसका क्या है, ओरिजिन है ना, और फाइनल में कितना हुआ, x कितना 5, y कितना 20। तो इसी का तो एक्सेलरेशन निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, v2 माइनस v1 अपॉन में t2 माइनस t1। आराम से देखो, ध्यान से समझो, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 20, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, फाइनल टाइम कितने 20 की वेलोसिटी t5 की सेकंड में हुआ था, और इनिशियल 0, सिंपल है। कितना आंसर आ जाएगा, 20 में से 0 गया 20, 5 में 0 का 5, मतलब 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसमें एक बात ध्यान रखना, क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर स्लोप स्टीपर है तो इसका मतलब इसकी एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है ना वो बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर मान लेते हैं स्लोप स्टीपर नहीं है, कैसा स्लोप है, बहुत नॉर्मल स्लोप है, तो अगर मान लेते हैं इसका स्लोप जो है वो बहुत छोटा है, स्लोप जो है बहुत छोटा है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू इसकी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हम इस वीटी कर्व से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। अच्छा देखो, हम वीटी कर्व से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो सपोज करते हैं हमारे पास एक ग्राफ है, कैसा, कुछ ऐसा, और हमारे को क्या निकालना है, यहां से लेके यहां तक इसकी जो वेलोसिटी में जो चेंज आया है वो कितने डिस्टेंस में आया है। तो याद रखना, वीटी कर्व, सबसे पहले तो याद रखना है ये वीटी कर्व से निकलता है। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, सिंपल है, एरिया अंडर वीटी कर्व। मतलब ये है कि इस लाइन से इस लाइन के नीचे जितना भी एरिया है, ये पूरा का पूरा एरिया है, सारा ये जितना भी एरिया है, इसी एरिया को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। अगर तुम इसका एरिया निकाल सकते हो तो तुम आराम से डिस्टेंस भी निकाल सकते हो। एग्जाम्पल ध्यान से समझना, कुछ एग्जाम्पल्स लेके चलते हैं कि भाई मान लेते हैं हमारे पास वीटी कर्व है, इसके अंदर ना ऑब्जेक्ट का मोशन कुछ इस तरीके का है। पहले ऑब्जेक्ट की स्पीड 0 थी, देन बढ़ी यूनिफॉर्मली, उसके बाद यूनिफॉर्मली घट गई। तो अगर मान लेते हैं मुझे क्या निकालना है, इसका डिस्टेंस निकालना है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये जो तुम्हारे को नजर आ रहा ना, इसका क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा, सिंपल। तो याद रखना, बार बार बोलूंगा, एरिया अंडर वीटी कर्व को ही हम डिस्टेंस कहते हैं। अब वो एरिया, वो जो ऑब्जेक्ट है वो कैसी शेप का है, उसके हिसाब से उसका एरिया की वैल्यू चेंज हो सकती है। ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल नजर आ रहा है, ट्रायंगल में अगर मुझे ये डिस्टेंस पता हो और ये वाली हाइट पता हो, यहां से लेके यहां तक वाली हाइट, तो यहां पर ये ट्रायंगल नजर आ रहा है, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस पता हो, हाइट पता हो, क्या हम एरिया नहीं निकाल सकते। अगर हमने ट्रायंगल का एरिया निकाल दिया तो डिस्टेंस भी तो वही है। तो ये याद रखना, अगर तुम्हारे को एरिया पता है तो तुम आराम से डिस्टेंस निकाल सकते हो। ठीक है, तो ध्यान से समझना। अगला भाई क्या, अगर तुम्हारे पास कुछ मोशन इस तरीके से है, ठीक है,
इसको प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं हमारे को क्या दे रखा है, ये 12 दे रखा है, और ये क्या दे रखा है, ये 5 दे रखा है, और ये कितना दे रखा है, सपोज करते हैं ये दे रखा है 15, और ये दे रखा है 20, या ये दे रखा है 20, ये दे रखा है 25, ठीक है। अब ये क्या है, ध्यान से समझो, पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम ग्राफ को समझते हैं। ग्राफ ये कहता है कि ऑब्जेक्ट की पहले वेलोसिटी पहले 0 से कहाँ पहुंची, 12 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद उसकी वेलोसिटी क्या हुई, कांस्टेंट, देन उसके बाद उसकी वेलोसिटी गिर के वापस 0 हो गई। कितना टाइम लगा भाई, 25 सेकंड लगा। ये सारा का सारा कंप्लीट करने में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा वो पता लगाना है। तो भाई डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एरिया अंडर वीटी कर्व। क्या होता है, एरिया अंडर वीटी कर्व। अगर मुझे 0 से लेके 25 सेकंड तक इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा ये निकालना है, तो हमें पता है ये शेप जो नजर आ रही है उसी का एरिया निकालना होगा। ये शेप क्या नजर आ रही है, ये नजर आ रही है ट्रेपेजियम। देखो ट्रेपेजियम भी कुछ ऐसी होता है। और अगर तुम्हारे को पता ना हो, ट्रेपेजियम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब ये वाली लाइन, ये जो साइड है और ये जो साइड है, इनका सम। तो सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई में हाइट, ये जो हाइट होती है ये फॉर्मूला होता है। तो ध्यान से देखते हैं, इसका आंसर निकालते हैं। हमें पता है एरिया अंडर वीटी कर्व है क्या, ट्रेपेजियम का एरिया है। तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड, ये सारा का सारा होता है। सबसे पहले पैरेलल साइड का सम देखो, ये वाली साइड जो होगी वो कितनी लेंथ है, ये 20 पे लिखा है, ये 5 पे लिखा है। तो ये जो डिस्टेंस तुम्हारे को नजर आ रहा है तो क्या है वह, ये होगा 15। और ये वाली डिस्टेंस की हाइट कितनी है, 0 से लेके 25 तक। देखो फॉर्मूला अगर याद है तो आराम से निकाल सकते हो। डिस्टेंस ऊपर वाला सम आ गया, नीचे वाला सम आ गया। हाइट कितनी दे रखी है, हाइट दे रखी है 12। इसी को तो सोल्व करना है, सोल्व करते हैं। 2 के टेबल में 12 कितने पे आता है, 6। 25 प्लस 15 40, 40 मल्टीप्लाई में 6 240। अब ये केस में होगी, डिस्टेंस है तो भाई मीटर में होगा, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में थी, टाइम सेकंड में था, डिस्टेंस आएगा मीटर में। देखो ध्यान से समझना, इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 ही एग्जांपल के बेसिस पे तुम्हारे को पूरा का पूरा टॉपिक को एक्सप्लेन कर दिया। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर ये सारा कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा तो अगली जो वीडियो होगी वो भी बहुत दिक्कत करेगी। तो याद रखना, ये सारा का सारा कंसेप्ट दोबारा से रिवाइज करना। और अगर तुम इस वीडियो को या जितनी भी मैं वीडियो दिखाता हूं, अगर तुम वो सारी वीडियो तुम बस नॉर्मली देखते हो ना तो कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे को हाथ में नोटबुक लेनी पड़ेगी और नोटबुक में हर एक चीज को लिख लिख के पढ़ना पड़ेगा। ये फिजिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट समझना, ये फिजिक्स है, ये नॉर्मल टॉपिक नहीं है, नॉर्मल सब्जेक्ट नहीं है बस तुमने वीडियो देखी खत्म करी। फिजिक्स को अगर अच्छे से माइंड में डालनी है, अगर तुम्हारा अगर मेन जो तुम्हारा टास्क है वो 11th 12th में साइंस लेना है, तो ये सारी की सारी चीजों को मन में माइंड में प्रॉपर तरीके से ग्रैब कर लो, ठीक है। अगर वीडियो समझ में आई है तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगली वीडियो में मिलते हैं।